हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी तक रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे थे जो कि ख़त्म हो गया है। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दिए थे। तो अगर आप लोग उसके पीछे में विलयन भी ख़त्म हो गया, मतलब कि विलयन ख़त्म हो गया, रासायनिक बलगतिकी ख़त्म हो गया। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैद्युत रसायन स्टार्ट होगा। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा। चलिए, आज फर्स्ट क्लास है तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और अच्छा से सोचते समझते हुए अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, आइए मेरे साथ हेडिंग लिखें, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज फर्स्ट लेक्चर है। अगर फर्स्ट लेक्चर से ही अच्छा से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए आसान होगा। अगर आप लोग बीच बीच में कोई लेक्चर छोड़ दे रहे हैं या अच्छा से नहीं देख रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आगे चल करके। अगर फर्स्ट लेक्चर से ही आप लोग माइंड लगा के पढ़ रहे हैं, पूरा अच्छा से समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बिना मान लीजिए कि फर्स्ट लेक्चर देखे नहीं, सेकेंड लेक्चर देखने लगे, थर्ड देखने लगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना। आइए, वैद्युत रसायन चैप्टर आज स्टार्ट होगा। मेरे साथ हेडिंग लिखेंगे, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात कि वैद्युत रसायन होता क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, पहले हम वैद्युत रसायन किसे कहते हैं इसका डिफिनीशन आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए बताएंगे आपको कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता हो, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को, उस शाखा को हम बोलते हैं वैद्युत रसायन। जैसे आप लोग बैटरी देखे होंगे, सेल, तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी के अंदर में रिएक्शन होता है, समझे। और बैटरी के अंदर में रिएक्शन होगा तो उसके अंदर में क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। और जब वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है तो वही सारी बातें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, मतलब कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बैटरी यानी कि सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है, ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और एक बात और समझ लीजिए, ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें 11th क्लास का जो चैप्टर आप लोग पढ़े हैं सारा हिसाब किताब ये मांगेगा। जैसे 11th क्लास में आप लोग मोल पढ़े होंगे, मोल का इंफॉर्मेशन इनमें यूज है। इसके बाद ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण, अपचयन, उस सारा हिसाब किताब ये मांगेगा। अगर आप लोग हिसाब देने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। अगर थोड़ा सा आपको ऑक्सीकरण में या अपचयन में दिक्कत है, मोल उतना अच्छा से क्लियर नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत होगा समझने में। ठीक है, खैर दिक्कत होने का चांस नहीं है। आपको 11th क्लास जहाँ पर आएगा वहाँ बता करके तभी आपको हम 12th में ले चलेंगे। ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं होगा। बस जो आपको समझा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे में। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे वैद्युत रसायन होता क्या है। तो आपको बता दिया गया, लिखेंगे यहां पर रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के बीच
संबंध का अध्ययन किया जाता है वैद्युत रसायन कहलाता है। आप लोग मेरे साथ ही लिखते चलिएगा, वैद्युत रसायन कहलाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, बहुत ही ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है और ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप जेई मेन का एग्जाम दें, एडवांस का दें या फिर 12th बोर्ड का दें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है और उसका रीजन भी आपको बता दिए हैं। इस चैप्टर में 12th का चैप्टर और 11th का चैप्टर पूरा इसमें यूज है। अगर 11th क्लास में आप पढ़ाई लिखाई किए होंगे कुछ, तो आपके लिए ये इजी लगेगा। जो लोग साफ पढ़ाई नहीं किए हैं 11th क्लास में, उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देगा। समझ रहे ना? तो ये परिभाषा तो आपको बता दिया गया, इसको आप लोग जल्दी से प्रिंट कर लीजिए। कर लिए? मिटा दें? चलिए, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है, अगर आप लोग अभी से ही ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अगर आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम होगा आगे चल करके। हो गया ये? अब ध्यान दीजिएगा, इस वैद्युत रसायन चैप्टर में आपको 3 चीज के बारे में पढ़ना है। 3 ही चीज पढ़ना है। अब आप लोग सोचते हैं सर बहुत तो ये तो आसान चैप्टर है। आसान नहीं है, समझ में आएगा तो आसान हो जाएगा, जिसको समझ में नहीं उसके लिए तो हार्ड है ना। ये समझ रहे ना? तो आइए, इसमें 3 टॉपिक सिर्फ आपको पढ़ना है और तीनों टॉपिक पर आप ध्यान देंगे। पहला है वैद्युत रासायनिक सेल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद नंबर सेकंड में आपको बताएंगे वैद्युत अपघटनी सेल। आपको पहले ही बोल दिए हैं कि इस चैप्टर में आपको बैटरी सेल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है? तो ये वैद्युत रासायनिक सेल हो गया और ये वैद्युत अपघटनी सेल हो गया। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और लास्ट में आपको हम बताएंगे चालकत्व के बारे में। चालकत्व के बारे में इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है? तो इतना ही बात आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल, ये दोनों में रिडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो माइंड में आपके होना चाहिए, ये 11th क्लास में था, रिडॉक्स अभिक्रिया 11th क्लास में था। अगर आप लोग 11th क्लास ठीक से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको पता नहीं होगा। खैर, हम बताएंगे, बताने के बाद ही आपको स्टार्ट करेंगे। समझ रहे ना? लेकिन थोड़ा सा पहले से पता होता तो ज़्यादा आसान लगता आपको। तो इसमें क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया होता है दोनों में, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है? एक बात और है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम, वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ रहे हैं। तो आपको तो पता है ना कि सेल में इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड और एनोड। तो इसमें भी ये भी सेल है और ये भी सेल है, तो इसमें भी एनोड कैथोड होगा और इसमें भी एनोड कैथोड होगा।
ठीक है। तो खैर चलिए आगे पढ़ें। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में नहीं आएगा तो फिर आपके लिए विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको रेडॉक्स अभिक्रिया बताएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया समझने के लिए आपको ऑक्सीकरण आना चाहिए, अपचयन आना चाहिए। अगर आपको ऑक्सीकरण नहीं आ रहा है, अपचयन नहीं आ रहा है, तो आपको रिडॉक्स अभिक्रिया समझ में नहीं आएगा, और जब ये समझ में नहीं आएगा तो आपको न ये आएगा समझ में, न ये आएगा समझ में। जो बात है वो क्लियर बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने के लिए सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण बताएंगे, उसके बाद अपचयन बताएंगे, तब बताएंगे रिडॉक्स अभिक्रिया, और तब स्टार्ट होगा विद्युत रासायनिक सेल। इस तरह से हम चलते हैं, ठीक है। तो ये जल्दी से प्रिंट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे हम। लिख लिए? चलिए तो लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। 11th क्लास में आप लोग पढ़ाई किए होंगे या नहीं किए होंगे तो भी कोई बात नहीं है। आइए अब मेरे साथ पढ़ लीजिए। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है, ध्यान देना। इसमें बताएंगे आपको कि वैसा प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वैसा प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीका से आप बोल सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता। ऑक्सीकरण संख्या मतलब उस पर आवेश, अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया तो उसको भी हम ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो लिखेंगे मेरे साथ, उसके बाद एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। लिखेंगे यहां पर वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। जैसे ध्यान दो एग्जाम्पल में, ये सोडियम है, ये तो आपको शुरू से ही पढ़ना है, 8th 9th 10th पढ़ना आना है कि किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। अब किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दोनों का संख्या इसमें सेम है, क्लियर। अब क्या करो तुम कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालो। हमको ये बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम है, इसीलिए ना कोई परमाणु उदासीन होता है। परीक्षा में यह भी पूछ देता है कि कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होता है, तो कहना कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम होता है इसलिए उदासीन होता है, क्योंकि यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव दोनों एक दूसरा को कैंसिल कर देगा, इसलिए उदासीन होता है, न्यूट्रल। समझे? अब तुम क्या करो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को एक निकालो। तो जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो प्रोटॉन की संख्या एक ज्यादा हो जाएगा, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं एक, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिखाई देने लगेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं वो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। तो बताइए, अगर कोई पूछेगा कि इस पर ऑक्सीकरण संख्या कितना है, मतलब चार्ज, तो कहना कि इस पर चार्ज अभी 0 है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट अगर मुक्त अवस्था में है, फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट मतलब कि किसी के साथ
जुड़ा हुआ नहीं है, तो सोडियम किसी का जुड़ा है, ये कहाँ जुड़ा है, तो अलग है। तो अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है यानी कि मुक्त अवस्था में है, तो उस पर ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ये माइंड में बात घुसा लीजिए, 0 होता है हमेशा। जैसे देखो हाइड्रोजन, यहां किसी के साथ ये जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है तो आंख बंद करके कहिएगा 0। लेकिन यही हाइड्रोजन यहां देख लीजिए HCl, यहां पर जुड़ गया है, तो यहां पर अगर 0 बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन पर +1 और Cl पर 1- होगा। समझ रहे हो? तो आइए मेरी बात यहां पर समझ में आ गई है। तो बताइए, तो इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। तो हम अगला पॉइंट ये नहीं लिख करके हम वह भी देख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग 2 पॉइंट याद रखेंगे ऑक्सीकरण में। क्लियर है? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाना ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्लियर है? अब ये जल्दी से प्रिंट कर लीजिए। और इसी में हम लिखवा रहे हैं अपचयन, इसी में हम चेंज करेंगे, आप अलग लिखिएगा। लिख लिए? क्लियर? चलो अब आ रहे हैं हम अपचयन में, तो हम इसी में चेंज करेंगे, आप अलग लिखिएगा। अगला नंबर है अपचयन। अपचयन उल्टा होता है। आप यहाँ क्या लिखे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, तो आप यहाँ लिखिएगा ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अपचयन। अब घट जाना मतलब यहाँ पर सीधा सा बात है, जैसे ध्यान दो, ये Cl है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। क्लियर है? अब क्या करो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ो। तो जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन को इसमें जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, अब इलेक्ट्रॉन को एक जोड़ दिए, तो किसका संख्या इसमें ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का संख्या एक ज्यादा हो जाएगा ना जोड़ेंगे तो। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, निगेटिव, तो यहां पर एक निगेटिव दे दीजिएगा एक इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ेंगे तो। क्लियर है? अब देखो वह प्रक्रिया, इसमें बोलो तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ग्रहण किया है ना, तो लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। बहुत आसान है सब जी, हार्ड है, आप लोग पढ़ते नहीं इसलिए हार्ड लग रहा है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, उसको हम अपचयन बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? मिटा दे? चलो मिटा देते हैं। और अब हम आ रहे हैं आगे, आपको बताना है क्या, रिडॉक्स अभिक्रिया समझाना है। तो ऑक्सीकरण समझा दिए, अपचयन समझा दिए, अब देखेंगे आगे, इसको मिटाएंगे। ध्यान देते रहना, ये अपचयन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। माइंड में सब सेट करते चलना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, तो कहेंगे कि कैसे पढ़ा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। समझ में कहाँ से आएगा, अच्छा से नहीं देखना है तो कहाँ समझ में आएगा जी, बोलो। देखो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ध्यान देते रहना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है? कह रहा है कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया का आधा, पूरा अभिक्रिया नहीं है, अभिक्रिया का आधा है। क्या? ऑक्सीकरण। बोलो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो सोडियम पर प्लस और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ त्याग किया है। दिक्कत है तो बोलिए,
क्लियर है? तो ये पूरा अभिक्रिया नहीं है, अभिक्रिया का आधा है, इसलिए इसका बोलेंगे हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, अब आएंगे आगे, ध्यान देते रहना। अपचयन अर्ध अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसमें क्या करना है आपको? अपचयन करना है। तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये Cl है, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, लेने के बाद ये Cl पर निगेटिव आएगा। ठीक है, अब क्या करो तुम कि दोनों को ऐड करो, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, दोनों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का त्याग है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब बोलो यहाँ Na है, यहाँ Cl है, तो यहाँ पर NaCl होगा, यहाँ पर क्या बच गया? Na प्लस और Cl माइनस बच गया, तो आप यहाँ लिखेंगे Na प्लस और Cl माइनस, और दिस इज द रिडॉक्स अभिक्रिया। देख लो कैसे हम बता रहे हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया यही है। कोई अगर आपसे पूछ दिया जाए, कोई आपसे पूछ दे कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो बोल देना कि जो आपको दिखाई यहाँ दे रहा है उसी को हम बोलते हैं क्या? ये रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या दिखाई दे रहा था? कहना ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया दोनों का योग कहलाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। दिखाई यहाँ देना है, दोनों को जोड़ने पर रिडॉक्स अभिक्रिया मिलेगा। ठीक है, तो हम भी परिभाषा आपको वहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे। चलो मेरे साथ लिखो, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया का योग रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है इसमें? सब कुछ माइंड में सेट हो रहा है? चलो इसको जल्दी से प्रिंट कर लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। हो गया? मिटा दें? चलो तो मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा परिभाषा हम लिखवाएंगे। एक परिभाषा तो आप लोग को समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया दोनों का योग रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नहीं, दूसरा परिभाषा हम यहाँ ये देंगे, देख लो दूसरा परिभाषा या करके लिखिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, मतलब कि उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होना चाहिए, अपचयन भी होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दूसरा परिभाषा आपका यही है। ठीक है, लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा
अपचयन दोनों होता है, दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? आइए एक छोटा से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, H2S है, रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ, यह प्रोडक्ट बनाएगा HCl और S। आपसे पूछ दिया जाए कि जो आपको ये अभिक्रिया दिखाई दे रहा है, ये बताइए कि रिडॉक्स अभिक्रिया है कि नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे इसको? तो पहला नंबर बताने के लिए क्या बोला गया इसमें कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता हो। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगा, अपचयन का मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट जाएगा। इतना तो बात पता है ना। आइए यहां चेक करते हैं। हाइड्रोजन किस वर्ग में आता है? पीरियोडिक टेबल के पहला वर्ग में। हलीना करव से फरियाद बता दिया गया है। तो हाइड्रोजन पहला ग्रुप में है तो इस पर आवेश होगा +1। 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस और 2 प्लस तो बगल वाले पर 2 माइनस होगा, क्योंकि किसी भी यौगिक पर जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। ये बात आपको शुरू से ही हम बता रहे हैं। यहां देख लीजिएगा Cl2 बताइए किसी के साथ जुड़ा हुआ है? किसी के साथ नहीं, वो अपने ही में जुड़ा है ना। तो अपने में जुड़ा होता है तो भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे मान लीजिए कि कह देगा O पर बताइए तो भी कहना ऑक्सीकरण संख्या 0। अगर कह देगा O2 पर बताइए तो भी कह देना 0, क्योंकि ये तो अपने ही में जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? पूछ देगा हाइड्रोजन पर बोलो तो कह देना 0, लेकिन एक हाइड्रोजन एक दूसरा से जुड़ गया H2 तो भी कह देना 0। जब तक यह दूसरे भिन्न तत्व के साथ नहीं जुड़ता है तब तक ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। जैसे यहां पर देखिए इस पर 0 नहीं होगा क्योंकि सल्फर के साथ यहां जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? देखिए यहां पर 0 आ गया दोनों पर। क्लियर है? अब यहां देखो, यहां पर देखो हाइड्रोजन किसके साथ है? Cl के साथ है। यहां पर 0 नहीं होगा। यहां पर पहला ग्रुप में है ना, अरे हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आता है वर्ग में, तो इस पर +1 और +1 तो इस पर होगा -1। सल्फर देखो मुक्त अवस्था में है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो 0 ऑक्सीकरण संख्या। अब देखेंगे कि क्या इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हुआ है। आइए चेक करते हैं। हाइड्रोजन पर यहां +1 है, यहां +1 है, कुछ बदलाव नहीं किया है। सल्फर पर देखो यहां -2 और यहां पर 0। तो हमको ये बताओ तो यहां पर -2 से 0 बढ़ गया है कि घट गया है? बढ़ गया है। आ रहा समझ में? तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण। क्लियर है? यहां देखो Cl क्लोरीन पर 0 से -1। तो हमको ये बताओ तो 0 से -1 यहां पर बोलो ये घट गया कि बढ़ गया? 0 से -1 घट गया। तो घट गया तो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। देखो तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हुआ है जी, दोनों हुआ है। तो कहेंगे यह अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग जल्दी से प्रिंट कीजिए। चलिए तो अब हम
आ रहे हैं अगला टॉपिक, वैद्युत अपघट्य क्या होता है। ठीक है, अभी तक जो भी क्लास चल रहा है ये आपको बता रहे हैं, दोनों जो सेल बताया गया, वैद्युत अपघटनी सेल हो या फिर वैद्युत रासायनिक सेल हो, वो दोनों पढ़ने के लिए अभी तक ये सब चल रहा है, बेसिक चीज़ है अभी। ठीक है, तो आइए चलते हैं वैद्युत अपघट्य में। चलिए मेरे साथ आइए। वैद्युत अपघट्य अभी 11th क्लास में था, लेकिन आप लोग 11th क्लास में पढ़े ही नहीं हैं। वैद्युत अपघट्य जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य, जब आपको हम विलयन पढ़ाए थे तो वहाँ भी कुछ हम इसके बारे में बता दिए थे, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ठीक है, आइए यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहली बात कि वैद्युत अपघट्य होता क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले सुन लो, उसके बाद लिखना तो है ही, पहले सुन लो, माइंड में सेट रखो। छापना क्या है, छापने के लिए तो बुक है ही, छापना नहीं, समझना है। देखो आपको बताएंगे इसमें कि वे पदार्थ है जिसके जलीय अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो। कहने का मतलब ये है कि वैसा पदार्थ जिसका, जैसे मान लो कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन तुम बनाओ। जलीय विलयन बनाने के बाद इसमें क्या करो तुम कि विद्युत धारा पास कराओ। अगर विद्युत धारा इसमें पास करने लगा इसके विलयन में, तो हम कह सकते हैं कि NaCl वैद्युत अपघट्य है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? तो कोई सिंपल सा सोचते होंगे आप लोग कि सर ये बताइए कि किसी भी पदार्थ के जलीय या गलित अवस्था में विद्युत धारा क्यों प्रवाह होता है। नहीं, ध्यान देना, विद्युत धारा तभी प्रभावित हो सकता है जब वह यौगिक अपने आयंस में टूट जाता हो। Na+Cl-, जानते हैं ना कैसे टूटता है? तो अगर यह टूट जाएगा आयंस में, तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, अदरवाइज प्रवाहित नहीं होगा। अब मान लो कि यहां पर हम ले लिए NaCl और ये NaCl सूखा हुआ NaCl है, तो अब इसमें विद्युत धारा देंगे ना तो प्रवाह नहीं होगा इसका। समझ आ रही मेरी बात है? नहीं समझ में आ रहा है? चलो तो ठीक है, इसका हम परिभाषा आपको लिख दे रहे हैं। लिखिए मेरे साथ, वे पदार्थ जिसके गलित अवस्था तथा जलीय अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह, वे पदार्थ जिनके गलित अवस्था तथा जलीय अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? कहने का मतलब आपको बता दिए हैं कि जब तक कोई भी पदार्थ आयंस में नहीं टूटेगा तब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। समझ रहे? इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है गलित अवस्था, मतलब कि अगर गला हुआ अवस्था में रहेगा ना तो भी वह आयंस में टूट जाता है, और आयन में जब तक नहीं टूटेगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो, वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होता है, एक प्रबल और एक दुर्बल। दो बात, ठीक है। अब आइए इसको प्रिंट कर लिए हैं।
आइए अब वो भी चलते हैं कि भाई विद्युत अपघट्य जो होता है वह दो प्रकार के होता है, एक प्रबल होता है और एक दुर्बल होता है। तो उसको भी हम लिख लेते हैं। आज तो पहला अभी लेक्चर चल रहा है, देखो मेरे साथ चलिए। एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, ठीक है, और दूसरा नंबर में होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, यही बात है इसमें। अब सवाल ये उठता है, ये प्रबल क्या होता है विद्युत अपघट्य और दुर्बल क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। बताएंगे आपको कि वैसा विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः आयन में टूट जाता है। पूर्णतः कहने का मतलब जैसे ये मान, ध्यान समझो, जैसे यहाँ पर हम लिए हैं NaCl, ठीक है। NaCl हम मान लेते हैं इसमें लिए हैं 5 मोल। कितना मोल लिए हैं? 5 मोल। और ये पांचों मोल अगर आयन में टूट गया Na+ और Cl-, पूर्णतः मतलब कि जितना हम लिए हैं अगर पूरा का पूरा आयन में टूट गया तो हम बोलेंगे कि वह प्रबल विद्युत अपघट्य है, समझे। और अगर लिए हैं 5 नहीं टूटा, उससे कम ही टूटा, 2, 3, 4, तो अगर आंशिक रूप से टूटेगा तो उसको हम बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य है। क्या क्लियर है? तो आप यहां लिखेंगे इसके परिभाषा में, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, वैसा विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः आयनित होते हैं। पूर्णतः आयनित समझते हो ना, मतलब आयन में टूट जाते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं वैसा विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः आयनन होते हैं, यह भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः आयनित होते हैं, ये होता। अब इसमें देखो उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। इसमें उदाहरण में आएगा प्रबल अम्ल आएगा, प्रबल, ये सब बता दिया गया है विलयन में। इसका उदाहरण आ जाएगा प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण। लवण में सभी लवण NaCl हो, KCl हो, सब इसी का उदाहरण है, समझे। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात। ये सब आप लोग को पता है। KCl दे सकते हैं, NaCl तो दे दिए, आप यहाँ HNO3 नाइट्रिक अम्ल दे दीजिए। और यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर पूर्णतः लिखे हैं वहाँ पर आंशिक कर देंगे। वैसा विद्युत अपघट्य लिखेंगे, इसमें बहुत आसान है। वैसा विद्युत अपघट्य जो आंशिक आयनित होते हैं, जो आंशिक आयनित होते हैं। अब इसमें उदाहरण आ जाएगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। बस बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। इसमें आप लिख लेंगे दुर्बल अम्ल जैसे HCOOH, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, या एसिटिक अम्ल हो जाएगा CH3COOH। एसिटिक अम्ल भी दुर्बल अम्ल है। या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये दुर्बल क्षार है। तो दुर्बल क्षार है तो वह इसी का उदाहरण होगा, ठीक है। मतलब कि अगर लेते हैं ये 10 मोल फॉर्मिक अम्ल, 10 मोल कभी पूर्णतः खत्म नहीं होगा। 10 है तो 8 खत्म होगा, 6 मोल खत्म होगा, 5 मोल खत्म होगा, पूर्णतः लेकिन खत्म नहीं होगा। ये दुर्बल है, क्लियर है। तो चलिए आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे,
आप लोग इसको प्रिंट कर लीजिए। मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।